आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब हम समझते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते किसे हैं। विभिन्न इलेक्ट्रोडों या उन पर होने वाली अर्ध अभिक्रियाओं के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये श्रेणी होती क्या है। यह है विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी की परिभाषा कह रही थी, यह है इसका इलेक्ट्रोड अभिक्रिया, या इसी को हम लोग बोलते हैं अर्ध अभिक्रिया। इसे क्या किया गया है, अर्ध अभिक्रिया को इसे बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, और यह है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पर हम देख सकते हैं इसका मानक इलेक्ट्रोड भी बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी की डिफिनीशन कह रही थी, विद्युत रासायनिक श्रेणी वह श्रेणी है जिसमें मानक इलेक्ट्रोड के विभवों का बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, उसे हम बोलते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो यह है हमारा इलेक्ट्रोड अभिक्रिया या अर्ध अभिक्रिया। अब इसमें से कुछ ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जिसका हम जवाब सिर्फ और सिर्फ विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही दे सकते हैं। इसमें एक खास बात याद रखेंगे कि हम कैसे इसका नाम बताएंगे और कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। यह है हमारा हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होंगे, और जो इससे नीचे वाले होंगे वो इससे थोड़ा सा कम पावरफुल होंगे। इसका अर्थ ये हो गया, जो तत्व जितना ऊपर रहेगा वह तत्व नीचे वाले को विस्थापित कर देगा और उसके स्थान पर वह स्वयं आ जाएगा। तो अब हम इस पे सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल, उदाहरण। तो अब हम समझते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का उदाहरण। तो यह है नंबर 1 उदाहरण, और यह है नंबर 2, और यह है नंबर 3। तो इसमें क्वेश्चन कैसे करता है पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन इस टाइप से करेगा, कारण सहित बताइए कि यह अभिक्रिया संभव है अथवा नहीं। तो ऐसे कारण इसका जवाब देंगे। तो अब हम समझते हैं कि ये हुआ कैसे। तो पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं। यह है जिंक नाइट्रेट और यह है सिल्वर। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये जिंक धातु है ये नाइट्रेट के साथ जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो जिंक था सिल्वर ने क्या किया, इसे विस्थापित कर दिया, और सिल्वर स्वयं नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और जिंक क्या हुआ, विस्थापित हो गया। तो अब हम समझते हैं कि यह क्रिया संभव होगी अन्यथा नहीं। तो हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखते हैं। तो यह है श्रेणी, और यह क्रिया संभव तभी होगा, ये सिल्वर इसके साथ तभी जुड़ेगा जब सिल्वर इससे ऊपर स्थित होगा। अर्थात जिंक अगर ऊपर है तो इसको ये विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो अब हम देखते हैं, यह है हमारा जड़यन। यहाँ से हम देख लेते हैं तो जड़यन यहाँ है हमारा, और सिल्वर अगर हमें देखें तो सिल्वर यहाँ है, यह नीचे है, और जिंक काफी ऊपर है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जिंक जो है, ये सिल्वर जो है, सिल्वर जिंक से काफी नीचे है। अर्थात सिल्वर तो जिंक को विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी कहती है जो तत्व जितना ऊपर रहेगा वह उसके साथ ही क्रिया करेगा। तो अब हम समझते हैं इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक सिल्वर से ऊपर स्थित है, जैसा कि हम देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में जिंक सिल्वर से ऊपर स्थित है, इसलिए सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु जिंक होगा, जो कि जिंक को सिल्वर विस्थापित नहीं कर पाएगा, क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो जिंक है वो सिल्वर से ऊपर स्थित है। अर्थात यह क्रिया क्या है, असंभव है। असंभव है, या इसी को हम लिख सकते हैं नो रिएक्शन। तो अब हम दूसरा पॉइंट समझते हैं, दूसरा उदाहरण। यह है कॉपर, और यहाँ पर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। यहाँ पर हम देख रहे हैं तो जो हाइड्रोजन था
वो सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन जब अभिक्रिया हुई तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सल्फेट के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो अब हम फिर विद्युत रासायनिक श्रेणी में देखेंगे कि ये प्रक्रिया सही है या नहीं, संभव है या नहीं। तो देखते हैं अब जरा। तो कॉपर देख लेते हैं पहले। कॉपर यहाँ पर है, यह है कॉपर, और यहाँ पर हाइड्रोजन देख ले तो कॉपर जस्ट इसी के ऊपर हाइड्रोजन है, जो कि सल्फेट के साथ हाइड्रोजन ही जुड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर स्थित है। अर्थात यह क्रिया क्या हो जाएगी, फिर इसके साथ इसको जुड़ा हुआ तो यह क्रिया भी क्या हो जाएगी, असंभव। यहां भी हम लोग क्या लिख देंगे, नो रिएक्शन। तो अब हम समझते हैं इसकी हिंदी कैसे लिखेंगे। विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर स्थित, जैसा कि हम देख सकते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए कॉपर हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए यह क्रिया क्या है, असंभव है। अर्थात यह भी क्रिया नहीं होगी। तो अब हम एक और देख लेते हैं उदाहरण। यह कह रहा है क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। तो हम इसका एक एक स्टेप समझते हैं। इसमें लिखा क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट, यह है कॉपर सल्फेट का फार्मूला CuSO4, विलयन में डूबी हुई लोहा, यह है लोहे का प्रतीक। अब हम इसमें देख लेते हैं, इसमें कह रहा है लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। तो पहले तो हम ये देख लें कि श्रेणी में ये दोनों कहाँ पर हैं तत्व। तो यहाँ पर देखें Fe, यहाँ है अपना Fe, यहाँ देख सकते हैं, और कॉपर यहाँ पर है, जो कि यहाँ हम देखें तो सल्फेट के साथ ये कॉपर जुड़ा हुआ है और होना क्या चाहिए, Fe को होना चाहिए क्योंकि ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर स्थित है। तो यहाँ से ये क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा FeSO4 और ये कॉपर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या कारण है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डूबी हुई लोहे की कीलों पर तांबा जम जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं तांबा जब अलग हो गया तो जमेगा ही। तो इसकी हिंदी हम क्या लिखेंगे, विद्युत रासायनिक श्रेणी में Fe कॉपर से ऊपर स्थित है, इसलिए Fe कॉपर को विस्थापित कर देगा। अर्थात यह क्रिया क्या हो जाएगी, संभव है। इसलिए जो डूबी हुई लोहे की कील होती है उस पे तांबा क्या होता है, जम जाता है। यही कारण है। जो स्टूडेंट इस चैनल पे नए होंगे वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लेंगे। धन्यवाद।